मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सौदा आपका दिल्ली स्टूडियो से। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। मजबूत ग्लोबल संकेतों के दम पर बाजार में लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी। सेंसेक्स 200 पॉइंट तक उछला, निफ्टी भी 8,850 के ऊपर। रियलिटी और एफएमसीजी शेयरों में ज्यादा खरीदारी। तीसरी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 20% बढ़ा। जबरदस्त लोन डिमांड का मिला है फायदा। एनपीए के मोर्चे पर कम हुई चिंताएं। एचडीएफसी के भी मुनाफे और आय में बढ़त, दोनों शेयरों में तेजी। लेकिन ओएनजीसी और सन फार्मा के नतीजों ने किया निराश। ओएनजीसी का बिक्री और मुनाफा घटा, सन फार्मा के आय में भी गिरावट। सन फार्मा का शेयर गिरा हुआ है, जबकि ओएनजीसी के शेयर हरे निशान में हैं। सन फार्मा के दिलीप सांघवी ने खरीदी सुज़लॉन की 23% हिस्सेदारी। 800 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। सुज़लॉन का शेयर 12% तक उछला। कोयला ऑक्शन में सरकार को शानदार रिस्पांस। हिंडाल्को, रिलायंस सीमेंट, जीएमआर एनर्जी ने जीती बोलियां। आज शेड्यूल 2 माइन के 3 कोयला ब्लॉक के लिए होगी नीलामी। और अब से थोड़ी देर में आएंगे थोक महंगाई दर के आंकड़े। जनवरी डब्ल्यूपीआई हल्की बढ़त के 7.15% रहने का अनुमान। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ने का अनुमान है। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने युवराज सिंह। दिल्ली डेयरडेविल्स ने यूवी को 16 करोड़ रुपए में खरीदा। आईपीएल एज के लिए ऑक्शन जारी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत का जीत के साथ आगाज। पाकिस्तान को 76 रन से हराया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर लगातार 6वीं जीत। विराट कोहली का शानदार शतक। तो मैच जीतने का जोश आज सोमवार बाजारों में भी नजर आ रहा है। बहुत अच्छे ग्लोबल क्यूज मिल रहे हैं। एशियन मार्केट से एक पॉजिटिव क्यू मिला है। वहीं अमेरिकी बाजार भी बढ़त के साथ बंद हुए थे, इसीलिए आज भारतीय बाजारों में भी हम बढ़त देख रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बढ़त के साथ अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर एक नजर डाला जाए तो अगर 828 शेयर बढ़ने वाले हैं तो 495 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, यानी कि ये रेशियो फिलहाल एडवांसेस की तरफ है। सेंसेक्स में हम 215 अंकों की फिलहाल मजबूती देख रहे हैं। निफ्टी भी बहुत अच्छे तेजी के साथ हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। मिड कैप में से भी काफी अच्छा रुझान हमें देखने को मिल रहा है। क्या मिड कैप इस हफ्ते भी आउट परफॉर्म करेंगे, इस बात पर नजर रहने वाली है। लेकिन कुछ शेयर्स जो आज बेहद बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उसमें सुज़लॉन का नाम है, जो कि सुबह से ही हमने देखा है एक नई तेजी में नजर आ रहा है। उधर बीपीसीएल, एचयूएल, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स ये सभी बढ़त के साथ कारोबार करने वाले हैं। लेकिन हाँ, सन फार्मा के खराब नतीजे भी एक वजह रही है, जिस वजह से आज सन फार्मा के शेयर्स में हम सुबह से ही करीब 2% के आसपास की दबाव देख रहे हैं। 1.5-2% के बीच के दबाव में सन फार्मा कारोबार करते हुए लाल निशान पर है। भेल, ल्यूपिन ये भी कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो दबाव में है। बैंकिंग शेयर्स में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल मूड बहुत ही अपबीट है बाजारों का। जो पिछले 5 सत्रों से हम एक अच्छा मूड देख रहे हैं वो कंटिन्यू कर रहा है और सोमवार को भी बढ़त के साथ खुले हैं बाजार। शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजीत बीएनबी परिवार के गौरांग शाह। आप दोनों का ही स्वागत है। राकेश जी, क्या करने की सलाह दे रहे हैं? क्या खरीदारी का मूड बन रहा है बाजारों में फिलहाल? आपको क्या लग रहा है? गुड मॉर्निंग प्रियंका, डेफिनेटली खरीदारी का मौका है। और जिस तरीके से मार्केट का रुझान है, ऐसा लगता है प्री बजट रैली की शुरुआत हो चुकी है। निफ्टी एक नए हाइट्स की तरफ जा रहा है। ग्लोबल मार्केट स्पेशली यूएस मार्केट से अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और यूएस मार्केट्स के अच्छे सपोर्ट के कारण हम देखें तो निफ्टी एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस जो इमीडिएट था 8850 के लेवल्स को उसने क्रैक करा है। मेरा ऐसा मानना है ये एक बाइंग के लेवल्स हैं, इन स्तरों पर गिरावट पे खरीदना चाहिए। निफ्टी इस सप्ताह में एक नया हाई लगाने का पोटेंशियल रखता है ऊपर में। जी गौरांग, आपसे पूछना चाहूंगी कोल ऑक्शंस का जो रिएक्शन है वो हमें 2 शेयरों में खासतौर पर देखने को मिल रहा है। हिंडाल्को भी आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील इन्होंने एक कोल ब्लॉक हासिल किया है, इसमें भी हम मजबूती के साथ कारोबार होते हुए देख रहे हैं। जिस तरह का एक रिएक्शन कोल ब्लॉक ऑक्शन को मिल रहा है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? बाजारों के लिए इसे कैसे ट्रांसलेट होते हुए देख रहे हैं? शुक्रिया प्रियंका, सुप्रभात आपको।
जिस प्रकार से थोड़ी बहुत उम्मीद बंधी हुई थी, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा सरकार की जो खजाने हैं उनको होता है, क्योंकि काफी कुछ दिक्कतें थी, काफी कुछ सवालिया निशान लगे हुए थे। लेकिन आगे बढ़कर के जिस तरीके से कॉर्पोरेट इंडिया ने यहाँ पर बोलियां लगाई हैं, मेरा मानना है कि एक सकारात्मक सा रुझान आगे जाकर के सरकार की वित्तीय हालत पर पड़ेगा और एक अच्छा सा रुझान आने वाले समय में उन सब कंपनियों पर पड़ेगा जिनको आगे जाकर के ये खानों का अलॉटमेंट होता है। लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि जमीनी स्तर पर क्या कामकाज होता है उन खानों को लेकर के, क्योंकि पिछली बारी जो सवालिया निशान उठे थे उस तरीके की तकलीफें इस बारी नहीं होनी चाहिए। धातु क्षेत्र पर अगर आप नतीजे के बलबूते पर तुलना करें प्रियंका, तो काफी कुछ निराशा हाथ लगी है और सिर्फ एक मात्र कंपनी है हिंडाल्को जिस पर हमारी पॉजिटिव कवरेज रहा करती थी, लेकिन अब महज हम होल्ड की यहाँ पर राय दे रहे हैं। और माइनिंग एक्टिविटी हमेशा एक लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है प्रियंका, ये नहीं भूलना चाहिए लोगों को। और अगर आप इस पर्टिकुलर कोल माइन को अलोकेशन को लेकर के अगर आप यहाँ पर दाव लगाना चाहते हैं तो आपका नजरिया कम से कम साल 1.5 साल से या फिर उससे ज्यादा का होना चाहिए। लेकिन मैं जल्दबाजी करके यहाँ पर निवेश करने की राय फिलहाल नहीं दूंगा। जमीनी स्तर पर अगर कुछ कारोबार होता है और एक रुझान बेहतर उभर करके आता है, उसके पश्चात मेरे ख्याल से अगर आप कोई रणनीति बना करके चले तो ये बेहतर होगा। और अब इसी के साथ शुरू करते सवाल जवाब का सिलसिला। सबसे पहला सवाल प्रणव सचदेवा जी का शामिल करेंगे, हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं प्रणव। गुड मॉर्निंग प्रणव जी, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास 2 शेयर हैं। एक सुजलॉन है जो कि मैंने 18 रुपए पे खरीदा हुआ है, 5,300 शेयर हैं, और दूसरा भूषण स्टील है जो कि मैंने 18 रुपए पे खरीदे हैं और 500 शेयर है मेरे पास। सुजलॉन में तो फिलहाल आपको बहुत अच्छा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक जो डील हुई है उसके बाद सुजलॉन में हम जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। राकेश जी, भूषण स्टील और सुजलॉन एनर्जी, इनके बारे में एक एक करके अगर प्रणव को आप राय दें। सॉरी प्रियंका, अगर भूषण स्टील की बात करें तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, स्टॉक में रुझान नेगेटिव है, एक पुलबैक रैली की संभावना बनी थी, बट जिस तरीके से नए चार्ट्स निकल के आ रहे हैं ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ा पुलबैक देखने को नहीं मिलेगा। ऊपरी स्तरों पर 100-105 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या हल्के से उछाल पर स्टॉक से निकलना चाहिए। पर दूसरी तरफ सुजलॉन की बात करें तो स्टॉक में आज एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, रुझान इससे पहले से पॉजिटिव है। 18 रुपए इनकी खरीद है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। अगर इमीडिएट शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मेरा ऐसा मानना है 24-25 के लेवल्स के अराउंड मुनाफा वसूली करनी चाहिए। बट जिस तरीके से स्टॉक में नीचे से एक रिवर्सल हुआ है, मेरा ऐसा मानना है 18 रुपए इनकी खरीद है। और जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है, मुझे लगता नहीं है 18 रुपए 50 पैसे के भाव भी अगले 6 से 8 महीने में नीचे की तरफ आएंगे। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आने वाले समय में 32-33 के भाव ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, और अब बात करते हैं दिव्यांग जी से, अहमदाबाद से ये जुड़ रहे हैं हमारे साथ। दिव्यांग जी, गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं, कितनी क्वांटिटी में है आपके पास ये शेयर? गुड मॉर्निंग। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, पूछिए। हाँ, मेरे पास KRBL के शेयर है 500 एट द रेट ऑफ 90। तो अभी इसको मैं होल्ड करूं या बेच दूं? वैसे आपने इसे ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था या आप इसमें निवेश के लिहाज से आपने इन्वेस्टमेंट के लिए? और आपको अभी अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है। 41 रुपीज 50 पैसे पर शेयर के मुनाफे पर बैठे हुए हैं दिव्यांग। गौरांग, यहाँ से KRBL पर क्या रणनीति होनी चाहिए, आप क्या सलाह देना चाहेंगे? प्रियंका, ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और महंगाई दर को लेकर के हमेशा यहाँ पर कंपनियों पर सवालिया निशान लगते हैं। हमारी राय में जिस प्रतिशत से मुनाफा हो रहा है इनको मुनाफा बांध लेना चाहिए और विकल्प में रूप में अगर कहीं और इनको निवेश करना है तो पहले तो डिश टीवी होगा और दूसरा होगा DCB। ये दोनों में से कोई भी एक कंपनी चुन सकते हैं। एज अ डिस्क्लोजर दोनों पर ही हमारी पॉजिटिव कवरेज है। चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन आपके सवालों के जवाब लेने का सिलसिला हम जारी रखने वाले हैं। हमारे साथ गौरांग शाह और राकेश बंसल बने हुए हैं। वापस आइए सौदा आपका में।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। मेरे साथ हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट राकेश बंसल और गौरांग शाह बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही अच्छे मूड में दिख रहे हैं। तो चलिए हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे कि आपको क्या करना चाहिए अपने स्टॉक्स में जब बाजारों का मूड इतना अपबीट हो। बात करते हैं सरबजीत जी से, मेरठ से जुड़ रहे अपने सवाल के साथ। सरबजीत जी नमस्ते, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते। हेलो जी नमस्ते सरबजीत जी, कौन सा शेयर है आपके पास जिस पर सलाह चाहते हैं? गुड मॉर्निंग। मेरे पास सिप्ला के 200 शेयर है 600 के रेट पे। जी, और अभी आपको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है तो मन कर रहा है कि प्रॉफिट बुक कर लें? हाँ जी। चलिए राकेश जी, ये कदम कितना सही होगा सिप्ला में? क्या इन्हें अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? 74 रुपीज के आसपास पर शेयर मुनाफे पर बैठे हुए हैं। 200 शेयर हैं सिप्ला के। बिल्कुल प्रियंका, सिप्ला में देखें तो एक अच्छी खासी रैली देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। स्टॉक ने 630 से एक रैली दिखाई थी, 675 676 के अराउंड स्टॉक चल रहा है। और ऊपर में देखें तो 700 से लेकर 705 एक अच्छा सप्लाई एरिया है। मेरा ऐसा मानना है अगर नजरिया शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो इन स्तरों पर और या हल्के से उछाल पर मुनाफा वसूली करनी चाहिए। सनिल शाह जी से अब बात करूंगी, बड़ौदा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। शाह साहब गुड मॉर्निंग, बताइए किस शेयर के बारे में जानना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास बीओबी है 190 के भाव पर और सेसा स्टरलाइट है 212 के भाव पर। तो मैं 1 साल तक रुक सकता हूँ। हाँ, तो कितना आए तो मैं इसमें से निकल जाऊँ और प्रॉफिट बुक कर लूँ? जी, और बड़ौदा का, आप बड़ौदा से हैं इसलिए बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदा या स्टॉक को खरीदने के पीछे और भी कोई वजह थी? नहीं, ये थोड़ा अभी नीचे आया था तो इसलिए खरीदा है। ऑल राइट। और फिलहाल सनिल जी को बैंक ऑफ बड़ौदा में नुकसान हो रहा है लेकिन 1 साल का नजरिया रखते हैं। गौरांग, सेसा स्टरलाइट और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रियंका जी, नीचे ये इसलिए आया था क्योंकि नतीजे बहुत ही नकारात्मक आए थे और बिल्कुल जब मैनेजमेंट की टिप्पणियां नतीजे के पश्चात सुनी थी तो उन्होंने ये भी जिक्र किया था कि चौथी तिमाही में यानी कि आने वाली तिमाही नतीजे में और आने वाले वित्तीय साल में ये जो एनपीए का सिलसिला है खराब होने का वो और भी गहरा होता हुआ नजर आएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द यहां से आपको एक अच्छे के लिए नतीजे मुड़ते हुए नजर आएंगे। तो जो भी छोटा मोटा नुकसान हो रहा है उसको भुगत ले और अगर आप निजी बैंक्स में निवेश करते हैं तो बेहतर होगा। आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे काफी खराब आए लेकिन उम्मीद है जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने टिप्पणियां की है कि आने वाले समय में वो एहतियात बरतेंगे और यहां पर रुझान बेहतर करने की कोशिश करेंगे एनपीए प्रोविजनिंग और रिस्ट्रक्चरिंग के मामले में। या तो ये चाहे तो आईसीआईसीआई बैंक में निवेश कर सकते हैं, अन्यथा एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक, ये काफी कुछ विकल्प है निजी बैंक्स में जहां पर अपना ये निवेश कर सकते हैं। सेसा स्टरलाइट पर जो भी हल्का सा इनको मुनाफा हो रहा है वहां पर मैं उनको राय दूंगा कि वो मुनाफा बुक कर ले। और जैसे मैं धातु क्षेत्र पर पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि हमें ज्यादा उम्मीद नहीं है नतीजे के बलबूते पर और कंजम्पशन को लेकर के डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में। नीचे की तरफ ये चाहे तो अगर इनकी पसंद धातु क्षेत्र ही है तो नीचे की तरफ हिंडाल्को में निवेश करते हैं, अन्यथा टाटा ग्लोबल बेवरेजेस एक कंजम्पशन थीम है, काफी लंबे समय से कंसोलिडेशन हो रहा है, नतीजे कुछ बेहतर आए थे पिछली तिमाही से, सुधार होने की संभावना है। यहां पर 1 साल के नजरिए से 210 का हम लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन नतीजों के बाद एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, ओएनजीसी और सन फार्मा पर ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट दी है। क्या है इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे सौदा आपका में आगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और सोमवार की शुरुआत बाजारों ने हरे निशान पर की है। पिछले 5 सत्रों से जो हम तेजी बाजार में देख रहे हैं वो आज भी मेंटेन होते हुए सेंसेक्स में जबरदस्त उछाल 177 अंक ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी भी 51 अंकों की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि सुबह हमने देखा था कि सेंसेक्स करीब 200 पॉइंट की बढ़त पर था, उससे थोड़ा सा नीचे जरूर आया लेकिन फिर भी मजबूत इंडिकेशन मिल रहे हैं। मिड कैप में भी तेजी बरकरार है। मिड कैप बहुत अच्छा
अच्छा सपोर्ट देते हुए बाजारों को। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर भी अगर नजर डालें तो एडवांसेस की तरफ है ये रेशियो। बाजार में क्लियरली मजबूती के इंडिकेशन दिख रहे हैं। नतीजों के बाद SBI, HDFC बैंक, ONGC और सन फार्मा पर ब्रोकर्स की क्या राय है बताने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी नियति। सबसे पहले बात करेंगे SBI पर। अच्छे नतीजे उन्होंने पेश किए थे। गोल्डमैन सैक्स रिटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल। 21% अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे देख रहा है। टारगेट प्राइस उन्होंने 370 का दिया है। मार्जिनल डिसअपॉइंटमेंट आया था क्योंकि प्रॉफिट्स इनके एस्टिमेट से थोड़ा सा मिस कर गए क्योंकि प्रोविजनिंग इन्होंने बहुत ज्यादा की थी, पर ओवरऑल रिजल्ट्स काफी डिसेंट थे। खरीदारी करके चलिए ऐसा मानना है गोल्डमैन सैक्स का। इसी तरह से बार्कलेज और CLS से भी खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 360 तक का लक्ष्य CLS ने दिया है। टॉप पिक है फाइनेंशियल सेक्टर में CLS की, ऐसा मानना है CLS का। SBI में निवेश करके चलिए, रिटेन करें अपना ओवरवेट का कॉल। बार्कलेज भी नया इन्होंने टारगेट प्राइस अब 346 तक का दे दिया है। HDFC बैंक इनलाइन क्वार्टर इन्होंने अपने नंबर्स पेश किए हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मेंटेन करा है अपना बाय का कॉल। 1300 तक के लक्ष्य आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। एसेट क्वालिटी काफी ज्यादा कंफर्टेबल थी। स्लिपेजेस बहुत ज्यादा स्टेबल थे। एक्सपेक्ट करें अर्निंग्स 25% CAGR ग्रो करते हुए थ्रू आउट FY18। गोल्डमैन सैक्स न्यूट्रल का कॉल मेंटेन कर रहा है। प्रोविजन स्पाइक इनको थोड़ा सा चिंता कर रहा है। द ओनली नेगेटिव इन द एंटायर रिजल्ट स्पेस यही था कि इनका प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा थी। रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस्ड है। खरीदारी करके चलिए। इंक्रीज करें अपना टारगेट प्राइस 885 से बढ़ा करके 965 तक इन्होंने कर दिया है। FY16 और 17 का प्रॉफिट का अनुमान 4.5% और 4.2% बढ़ा दिया है, मगर खराब नतीजे पेश किए। ONGC ने बाजार ऑलरेडी अनुमान लगा चुका था। ज्यादातर ब्रोकरेजेस अभी भी बाय का कॉल दे रहे हैं, निवेश करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि एकमात्र ट्रिगर जो अब आगे स्टॉक के लिए होगा वो होगा जो इनके सब्सिडी शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर खरीदारी करके चलिए। CLS का मानना है। टारगेट प्राइस इन्होंने हालांकि घटा दिया है खराब नतीजों के बाद। 450 रुपए से घटा के 400 तक का कर दिया है। FY15, 16 और 17 का जो EPS अनुमान है वो भी 16%, 7% और 6% घटाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्स्ट केस सिनेरियो अब यहां से ओवर होता हुआ शायद नजर आएगा। सिटी में मेंटेन कर रहा है न्यूट्रल का कॉल। 370 तक के लक्ष्य आपको यहां देखने को मिल सकते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच मेंटेन कर रहा है अपना बाय का कॉल। टारगेट प्राइस 459 तक का इन्होंने दिया है। FY16 का जो EPS है वो 38% के आसपास ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है अगर क्रूड $60 के बिलो होगा तो। क्रेडिट स्विस ने सन फार्मा के ऊपर आउट परफॉर्म की रेटिंग मेंटेन की है। हालांकि नतीजे Q3 के जो नतीजे हैं वो मिस हैं। FY15 का जो EPS अनुमान है वो 4% यहां पे घटा रहे हैं। हालुल का जो सप्लाई कंस्ट्रेन थे उसकी वजह से खराब नतीजे आए हैं, मगर US की जो सेल्स है वो पिकअप करती हुई नजर आ सकती हैं Q4 में। FY15 का जो गाइडेंस है वो थोड़ा सा रिस्क पर है। फिलहाल आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट प्राइस 1045 तक का यहां पर दे रहे हैं। सन फार्मा पे क्रेडिट स्विस की ये राय। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका और शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। बात करते हैं गोविंद जी से। गोविंद पंजवानी अहमदाबाद से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नमस्ते गोविंद जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर सलाह चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट की? मैडम मेरे पास आलोक इंडस्ट्री पर है करीबन 2.5 से 3 साल हो गए हैं, तो वो मेरा रेट था 27 रुपए में लिए हुए थे मेरे से, और अभी समझो मेरे को ये मतलब 9 रुपए 9.25 रुपए के आसपास भाव चल रहा है शायद। बिल्कुल 27 रुपए पे लिया था, आपको नुकसान ही हो रहा है फिलहाल 70 रुपए 65 पैसे का। क्या आप निकलने का मूड बना रहे हैं या 2-2.5 साल से क्या करें, इसको होल्ड करें या क्या करें? अगर होल्ड करना हो तो होल्ड करके रख सकते हैं। गौरांग, क्या आप जवाब दे सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए, क्योंकि 2-2.5 साल से बने हुए हैं, क्या और लंबी अवधि तक इसमें रुकना समझदारी होगी? आप एग्जिट की सलाह देंगे, क्या कहेंगे? प्रियंका, पहले तो मेरे ख्याल से गोविंद जी को ये सवाल काफी लंबे समय पहले करना चाहिए था, क्योंकि 27 रुपए में खरीदा है और करीबन 9.25 रुपए का भाव चल रहा है और लगातार अंडर परफॉर्मेंस होते हुए नजर आता है, और नतीजे भी जो आए थे इस तिमाही के वो बहुत ही बुरे थे
और हमने काफी नकारात्मक सा रुझान स्टॉक पर देखा। तो पहले आइंदा तो आप ध्यान रखें कि प्रतिशत के हिसाब से अगर आप देखेंगे प्रियंका जी तो बहुत बड़ा नुकसान इनको हो रहा है, लेकिन आसार कोई भी सुधरते हुए मुझे नजर नहीं आते इस पर्टिकुलर कंपनी पर। अगर टेक्सटाइल से जुड़ी हुई किसी कंपनी को आपको चुनना है तो आप ही के शहर से जुड़ी हुई एक कंपनी है अरविंद मिल्स, जहां पर हमें लग रहा है कि एक ट्रिगर अर्निंग्स का है, दूसरा ट्रिगर है रियल एस्टेट कारोबार को अलग करके एक सेपरेट कंपनी की तरह लिस्ट करने की। तो वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना है, यहाँ पर वैल्यूएशन आगे जाकर के बढ़ते हुए नजर आएंगे। आइंदा ध्यान रखिए इतना बड़ा नुकसान हो तब उसकी आप राह मत देखिए, और मेरा मानना है कि इस स्तर पर या किसी भी उछाल पर बेच करके निकले। अरविंद मिल्स या फिर डिश टीवी जिसका जिक्र मैंने कुछ समय पहले किया, एज ए डिस्क्लोजर डिश टीवी पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है और अरविंद मिल्स एक बेटर स्टॉक है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कंपेयर टू आलोक टेक्सटाइल। ऑलराइट, तो फिलहाल गोविंद जी से निकलने की सलाह और गौरांग ने बता भी दिए, आपको भले ही नुकसान हो रहा है लेकिन इस नुकसान को आपको झेलना ही पड़ेगा। अब बता दें ऑर्बिट कॉर्प के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं। Q3 में कंपनी की आय 6 गुना बढ़ी है और मुनाफे में भी सुधार देखने को मिल रहा है। नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के MD और CEO पुजित अग्रवाल। पुजित जी, बहुत स्वागत है आपका। शानदार नतीजे, इसके लिए तो बधाई। और कहां से सहारा मिल रहा है आपको, अगर आप रिजल्ट्स को हमें थोड़ा सा इसका आकलन करके अपने स्तर पर बताएं। जी प्रियंका जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। ये कहना चाहूँगा कि हमारे 6 प्रोजेक्ट जो है वो लाइव हो गए हैं, आज की तारीख पे ऑन ग्राउंड चल रहे हैं। हमारी उम्मीद ये है कि एक और प्रोजेक्ट जो है इस क्वार्टर में, मार्च एंडिंग के क्वार्टर में हम डाल दिए जाएंगे। हमारा जो प्रोसेस है मोनेटाइजेशन, मतलब जो नॉन कोर एसेट्स बेचने का जो प्रोसीजर है वो हम लोगों ने जो है चालू रखा है और उससे बहुत अच्छे आसार नज़र आए हैं और नतीजे नज़र आए हैं। उसमें ये हुआ है कि हमारा LIC का जो डेट है वो लगभग 160 करोड़ से हम कम कर पाएंगे। हमने हमारी सेंटा क्रूज की एक SRA का प्रोजेक्ट था जहां से हमने एग्जिट किया है, तो वो डील हो गई है। LIC से फाइनल उनकी जो सैंक्शन है वो हम अवेट कर रहे हैं। जैसे ही उनकी जो है सैंक्शन आ जाएगी वैसे ही बुक्स में उसका इफेक्ट देखने मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स लाइव हो गए हैं वहां से हमें टॉप लाइन मिलती दिख रही है और वो टॉप लाइन जो हमें मिलती दिखेगी तो वो कंटिन्यूसली हमें अभी पॉजिटिव साइड में कंपनी की वर्किंग्स में लेती जाएगी। बिल्कुल, यानी आप बता रहे थे मुझे किस तरह से डेट से छुटकारा पाने की कोशिश चल रही है, एसेट मोनेटाइजेशन कर रहे हैं आप लोग। लेकिन मुझे ये बताइए, इन्वेंट्री होल्ड अप आपके लिए कितनी बड़ी समस्या, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए चाहे हम दिल्ली NCR की बात करें या मुंबई की बात करें, एक बहुत बड़ा इन्वेंट्री है जो डेवलपर्स के पास पड़ा हुआ है। आप लोगों की इन्वेंट्री की अगर सिचुएशन में समझना चाहूं तो कैसी है? जी, पहली बात तो मैं आपसे पूरी सहमत रखूंगा कि इन्वेंट्री बिल्डअप जो है जनरली मुंबई और दिल्ली में अच्छी खासी हो चुकी है, बट मुंबई शहर में इन्वेंट्री बिल्डअप इतनी नहीं हुई है। वर्क इन प्रोग्रेस ज़्यादा है। प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड जो हैं वहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि सेल्स हो रही हैं, पर प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन वहां पे सेल्स बहुत वीक हैं। सो वो ज़रूर एक एरिया ऑफ कंसर्न है। अब सेम सिचुएशन ऑर्बिट में ही है कि हमारे जो 6 या 7 प्रोजेक्ट लाइव हो गए हैं, देवर एट वेरियस स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, क्योंकि 2-2.5 साल रेगुलेटरी लॉक जैम के चलते ये प्रोजेक्ट्स हमारे अटके हुए थे। इनमें से 2 नए प्रोजेक्ट हैं, बाकी पुराने प्रोजेक्ट हैं। तो जो नए प्रोजेक्ट हैं उनमें सेल्स अभी भी वीक है, पर हमें विश्वास है कि जो गवर्नमेंट पॉजिटिव आवाजें कर रही हैं रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, तो उससे अच्छे नतीजे आ जाएंगे और सेल्स भी पिकअप होगी। तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेंट्री हमारी जो है ऑलमोस्ट 80 to 90% सोल्ड है, और जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सेल्स हमारी जरूर उम्मीद है कि कैलेंडर ईयर 2015 सेकेंड हाफ में अच्छी सेल्स हमें देखने को मिलेंगी। साथ ही पुजीत, आपसे समझना चाहूंगी आप इंटरेस्ट एनवायरनमेंट को कैसे देख रहे हैं? क्या ये आपके फेवर में अब आ गई है जिस तरह से हमने RBI को कदम उठाते हुए देखा? इंटरेस्ट रेट्स रियल एस्टेट डेवलपमेंट में 2 जगह असर करते हैं। एक डेवलपर को खुद जो लोन उन्हें मिलते हैं एट फॉर देयर डेवलपमेंट, उसमें कोई राहत हमें अभी देखने को मिली नहीं है। अभी भी इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं। और दूसरी तरफ जो होम लोन रेट्स हैं वहां पे जरूर एक टोकन इफेक्ट आया है 0.25% से 0.50% का, डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी ऑफ लोन। ये एक
शिफ्ट है विच इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव मूव, बट हमें इसमें एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चाहिए कि जो आज होम लोन लेने जा रहा है उसे एनीवेयर बिटवीन 9 to 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलते हैं, तो वो हमें देखना चाहिए कि 6 से 7% में मिले। और हम उम्मीद बजट में यही रखते हैं कि कुछ एक ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग सरकार करे जिससे ये होम लोन रेट्स कम आए। अगर ये होम लोन रेट्स कम आते हैं तो बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री में फर्क पड़ेगा। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है होम्स फॉर ऑल बाय 2022, तभी ये चीज जो है पॉसिबल हो पाएगी। तब तक हमें जो है ये चीज होते हुए जरा डिफिकल्ट लगती है। चलिए मिस्टर अग्रवाल, आपने मेरे अगले सवाल का भी जवाब दे दिया। बजट के बारे में मैं पूछने वाली थी, वो आपने बता दिया क्या उम्मीद है। तो ये बता दीजिए अगले क्वार्टर के लिए अब आप लोगों के क्या प्लान्स है, किस तरह के प्रोजेक्ट्स पर आपकी नजर रहने वाली है आने वाले समय में? खैर बजट से जो है मैं संबंधित एक हमारी और उम्मीद है, तो मैं उसके ऊपर जरा दो बात और कहना चाहूंगा। ये हमारी उम्मीद ये है कि बजट में हम सोच रहे हैं कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलना चाहिए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रोजेक्ट्स जो है हमें 3 साल में कंप्लीट करने पड़ते हैं टू टेक डेट, पर रियली स्पीकिंग 3 साल में कभी प्रोजेक्ट कंप्लीट होते नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस अगर मिले तो हमें जो है लोन की तादाद जो है वो ज्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए जो है वो मिलेगी। तो ये हम जरूर अपेक्षा रखते हैं। और दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग फॉर मुंबई, ये हम जो है और हमारी ये दूसरी हमारी मांग रहेगी हमारे इंडस्ट्री MCHI की तरफ से। आपका जो अगला प्रश्न था आपको जरा वो वापस रिपीट करना पड़ेगा प्रियंका जी। जी, मैं आपके लिए आपके कंपनी के फ्यूचर प्लान पर बात करना चाह रही थी। आगे किस पर जोर रहने वाला है, क्या कर रहे हैं आप लोग, किस तरह के हम डेवलपमेंट देखने वाले हैं ऑर्बिटकॉर्प की तरफ से? जी, अभी जैसे मैंने आपको बताया 7 प्रोजेक्ट्स हमने जो है लाइव कर दिए हैं। हमारा इस साल जो है पूरा यही फोकस रहेगा कि 7 प्रोजेक्ट्स हम जो है लगभग 10 प्रोजेक्ट्स तक ले जाएं कैलेंडर ईयर 2015 में। और पॉजिटिव साइड में हमारी जो है बॉटम लाइन भी आ जानी चाहिए। हमारा और एक फोकस है कि हमारा प्रोजेक्ट एक है अक्रॉस द हार्बर अलीबाग एरिया में मांडवा में, तो हम पूरी कोशिश करेंगे इस प्रोजेक्ट को भी लाइव करने की। तो ये दो चीजें हमारी फोकस रहेंगी इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में। प्रियंका जी, शुक्रिया मिस्टर अग्रवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑर्बिट कॉर्पोरेशन के पुजित अग्रवाल बताते हुए कि बजट से किस तरह की उम्मीद है। सबसे बड़ी मांग है इंडस्ट्री को कि रियल एस्टेट को चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा। इसी के साथ अब एक कॉल मैं अपने एक्सपर्ट यानी गौरांग शाह का भी लेना चाहूंगी। गौरांग, आपको कैसी दिखती है ऑर्बिट कॉर्प? अनफॉर्चुनेटली हम इस कंपनी को ट्रैक नहीं करते हैं प्रियंका, लेकिन पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में अगर आप देखना चाहे तो मांगे तो बहुत है इस सेक्टर की, लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के, डेट को लेकर के, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर के और वर्किंग कैपिटल को लेकर के, सभी पहलू में अगर आप देखने जाए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हैं, वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। और एक समझ में नहीं आता है ये बिल्टअप, सुपर बिल्टअप, ये कहाँ से ये सब तुक्के आ जाते हैं, क्योंकि बिल्डर टू बिल्डर ये डिफर करता है। तो मेरे ख्याल से पहले तो पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में जो भी कंपनियां जुड़ी हैं उनको अपनी बैलेंस शीट पर और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अपनी मांगे आगे रखनी चाहिए। जी गौरांग, बिल्कुल आप अभी फिलहाल ऐसा साउंड कर रहे थे कि एक मार्केट एक्सपर्ट ने कंज्यूमर बोल रहा है किस तरह की दिक्कतें ऑन ग्राउंड आती है रियल एस्टेट पर, उस पर भी एक स्ट्रैटेजी जरूर बननी चाहिए। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपके सवालों का जवाब देंगे हमारे दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट। वापस आइए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका, मेरे साथ राकेश बंसल और गौरांग शाह बने हुए हैं आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और अमित से बात करते हैं, नोएडा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अमित जी नमस्ते, बताइए क्या जानना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से आप? गुड मॉर्निंग जी। अमित जी क्या जानना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? पूछिए अपना सवाल। मुझे ना ITC परचेज करना था, तो सही रहेगा इस लेवल पे? और इसके बाद आप लंबे समय तक इसमें बने रहना चाहते हैं या ट्रेडिंग के लिहाज से आप ITC को देख रहे हैं?
बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है, मुझे उनकी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर समझ गई कि ये आईटीसी खरीदना चाहते हैं और पूछ रहे हैं क्या ये सही समय है। गौरांग, आप अमित को सलाह दे सकते हैं आईटीसी क्या खरीदने का ये सही वक्त हो सकता है और कितना लंबा नजरिया इन्हें रखना चाहिए अगर आईटीसी खरीद रहे हैं अभी? तो प्रियंका जी, बजट के पहले आईटीसी खरीदना पैर जाके कुल्हाड़ी पर मारने वाली बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है बजट में जो तंबाकू पदार्थ होते हैं उसको लेकर के एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी होती है और इस बारी ऐसे भी सुनने में आया कि जो खुली सिगरेट की बिक्री होती है वहां पर भी पाबंदी लग सकती है और एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन आता है बैलेंस शीट पर टॉप लाइन बॉटम लाइन तो वो सिगरेट बिजनेस से आता है आईटीसी के। मैं यहाँ पर खरीदारी की तो राय दूंगा, लेकिन अभी नहीं, बजट के पश्चात जो भी नकारात्मक परिस्थिति अगर बननी है, वो जो भी खबरें आनी है वो आने के बाद अगर स्टॉक करेक्ट होता है तो नीचे के तरफ के दायरे में आप निवेश कर सकते हैं, या फिर एचयूएल, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, डाबर, मैरिको, गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये कुछ और विकल्प है जहां पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। लेकिन आईटीसी पर अभी रुक जाइए, बजट में वित्त मंत्री साहब 28 फरवरी को क्या घोषणा करते हैं वो सुनने के बाद और रिएक्शन होने के पश्चात आप खरीदें। और इसी के साथ गौरांग जी, आपको धन्यवाद कहने का वक्त आ गया है। आज कई स्टॉक्स पर आपने चर्चा की, आज के लिए कोई डिस्क्लोजर सर? बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका जी। जो भी स्टॉक्स और सेक्टर्स में हमने आज बातचीत की और हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन यही राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। धन्यवाद गौरांग जी हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त हो गया है ब्रेक का, लेकिन हमारे साथ मेरे दूसरे एक्सपर्ट राकेश बंसल बने हुए हैं फटाफट सलाह देने के लिए स्टॉक्स फटाफट में, तो वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका और अब वक्त है स्टॉक्स फटाफट का। के ग्लोबल के राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं आपके स्टॉक्स पर सटीक सलाह, वो भी फटाफट देने के लिए। क्या करें आप, बाय होल्ड सेल, ये हम आपको सभी बात बताएंगे फिलहाल। और शुरुआत करते हैं विक्रम गोयंका के सवाल के साथ। कानपुर से इन्होंने ये सवाल भेजा है। राकेश जी जानना चाहते हैं मुंजाल ऑटो के 300 शेयर है और 95 रुपए इनकी खरीद रही है, क्या करें? प्रियंका, इनको मैं राय दूंगा किसी भी उछाल में 100 से लेकर 105 के बीच में स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। राहुल कपाड़िया जानना चाहते हैं भेल में क्या करना चाहिए। 2000 शेयर है, 250 रुपए पर इन्होंने खरीदा है। प्रियंका, मेरी राय होगी कि इन स्तरों पर स्टॉक से इनको निकल जाना चाहिए। दिनेश त्रिपाठी पटना से पूछ रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1500 शेयर हैं, 315 रुपए इनकी खरीद रही है। अब कुछ नुकसान पर बैठे हुए हैं त्रिपाठी जी। प्रियंका, जो करेक्शन थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो ओवर हो चुकी है, नुकसान पे जरूर बैठे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है होल्ड करना चाहिए। एटलीस्ट कंजर्वेटिव बेसिस पर 335 से 340 के स्तर ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। गोविंद पराशर कोलकाता से पूछ रहे हैं एक्सिस बैंक में क्या करें। 500 शेयर है, 389 रुपीज इनकी खरीद का भाव है। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। स्टॉक बजट तक या बजट के कुछ दिनों बाद तक मेरा ऐसा मानना है नया हाई लगा सकता है। नितिन खुराना पूछ रहे हैं टाटा पावर में क्या होनी चाहिए आगे की रणनीति। 600 शेयर है, 102 रुपए पर इन्होंने खरीदा है। राकेश जी? प्रियंका, मैं इनको राय दूंगा किसी भी उछाल पर 93 से लेकर 95 के बीच में स्टॉक से निकलें, उन स्तरों पर बेचेंगे, नुकसान जरूर होगा, बट एक बार बेचें फिर दोबारा यहाँ पे कांटेक्ट करें, तब एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि उस पैसे को कहाँ लगाया जाए नुकसान की भरपाई के लिए। भोपाल के सोहेल खान अरविंद रेमेडीज पर सवाल पूछ रहे हैं। 500 शेयर हैं, 31 रुपए पे खरीदा था इन्होंने। प्रियंका, अच्छा खासा नुकसान है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर या किसी भी उछाल पर स्टॉक से निकलें। मेरी राय पे तो इन स्तरों पर स्टॉक से निकलें और एक मिड कैप रियल एस्टेट काउंटर पेनिसुला लैंड में स्विच करें। तो मेरा ऐसा मानना है 8 से 9 महीने में नुकसान की भरपाई तो नहीं, लेकिन लगभग 85-90% नुकसान को ये पूरा कर पाएंगे। समरजीत घोष कोलकाता से पूछ रहे हैं कि यूनिटेक के इनके पास 3000 शेयर हैं, 24 रुपए 30 पैसे की खरीद थी इनकी। प्रियंका, एंटायर रियल एस्टेट स्पेस काफी अच्छा लग रहा है, बट यूनिटेक में वो रैली नहीं बन रही है। किसी भी उछाल पे मेरा ऐसा मानना है स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए।
दिल्ली की कविता शुक्ला मेघमानी ऑर्गेनिक्स के बारे में पूछ रही हैं। 4500 शेयर हैं, 24 रुपए 70 पैसे इनकी खरीद रही है। प्रियंका, पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी वर्टिकल करेक्शन देखने को मिली है। मेरी राय होगी किसी भी पुलबैक रैली में 24-25 के अराउंड स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। IDFC में क्या करें, ये है हेमंत जी का सवाल। 600 शेयर हैं, 166 रुपए इनकी खरीद रही है। प्रियंका, टेक्निकली ये स्टॉक एक री रेटिंग पर है। मेरा ऐसा मानना है इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग न करके लंबी अवधि के लिए पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। यूसुफ जैदी जानना चाह रहे हैं कि LNT में क्या हो अगला कदम। 300 शेयर हैं, 1550 रुपए इनकी खरीद रही है। प्रियंका, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है बजट तक इसमें 1715 से लेकर 1720 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर नजरिया छोटा है तो इन स्तरों के आसपास मुनाफा वसूली करें। नारायण जानना चाहते हैं टाटा कॉफी के बारे में। 300 शेयर है, 105 रुपए पर इन्होंने खरीदा है। प्रियंका, एक पुलबैक रैली स्टॉक में बनी हुई है। किसी भी पुलबैक रैली में जो बनी हुई है 104, 105 जो कि इनकी खरीद है उसके पास निकलने की कोशिश करें। रोहतक से अखिलेश चौगुले जानना चाह रहे हैं कि शासन फार्मा में क्या करना चाहिए। 6400 शेयर है, 198 रुपए में इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, डेफिनेटली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। आगे चल के इस कंपनी का मर्जर होना है स्ट्राइड्स एर्को लैब में, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। यहां से भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। और अगला सवाल ही स्ट्राइड्स एर्को लैब का ही है। विहान पटनायक जी का है जिनके पास 200 शेयर हैं और 742 रुपए इनकी खरीद रही है। क्या करें इसमें? प्रियंका, काफी नीचे की खरीद है। स्टॉक अभी करेक्टिव मोड में चल रहा है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। यहां से भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा। और सूरत के प्रशांत जानना चाहते हैं कि फ्यूचर रिटेल का क्या फ्यूचर है। 300 शेयर है और 101 रुपए इनके पास, 101 रुपए पर इन्होंने खरीदा था। प्रियंका, नीचे से एक अच्छी रैली बनी है। स्टॉक में सारी जो पॉजिटिव न्यूज थी जिसके कारण एक रैली बनी थी वो आ चुकी है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। कोलकाता के विश्वजीत दास जानना चाहते हैं कि आंध्रा बैंक में आगे क्या करना चाहिए इन्हें। आंध्रा बैंक के 1000 शेयर हैं और 93 रुपए पे इन्होंने खरीदा था। राकेश जी। प्रियंका, मेरा ऐसा मानना है PSU बैंकिंग की रैली में आंध्रा बैंक एक अच्छा आउट परफॉर्मर बन सकता है। होल्ड करना चाहिए। आगे चल के 104, 105 के भाव देखने को मिलेंगे। उन स्तरों पे मुनाफा वसूली करनी चाहिए। जितेंद्र सेठिया पूछ रहे हैं कोल इंडिया के 1000 शेयर हैं इनके पास, 340 के भाव पर खरीदा था। क्या करें आगे? प्रियंका, पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। एक साल में मेरा ऐसा मानना है 425 के लेवल्स डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली के हरेंद्र जी HCC पर आपकी सलाह चाहते हैं। 300 शेयर है, 34 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदा था। साथ ही में जैकॉप के भी 150 शेयर है, 110 रुपए इनकी खरीद का भाव है। प्रियंका, HCC में जो करेक्शन आई ऊपरी स्तरों से वो लग रहा है खत्म हो रही है। उसको होल्ड करना चाहिए। स्टॉक में एक अच्छा खासी रैली इन स्तरों से देखने को मिलेगी। बट जैकॉप का जो स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव है। रैली को यूज करना चाहिए जैकॉप से निकलने के लिए। प्रदीप भट्टाचार्य गति पर सलाह चाहते हैं। 250 शेयर हैं, 303 रुपए पर इन्होंने खरीदा है। राकेश। प्रियंका, नीचे से ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन देखने को मिली है बट अब ऐसा लग रहा है कि एक बेस बिल्डिंग दोबारा से ऊपरी स्तरों पे बन रही है। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। यहां से भी एक इजाफा रैली में प्राइजेस में देखने को मिल सकता है। राइट राकेश जी, इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही। आपने कई शेयरों पर आज राय दी है, सलाह दी है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर? थैंक यू प्रियंका। जिन भी स्टॉक्स पे बात करी है किसी पे मेरा या मेरे किसी रिलेटिव का कोई निजी निवेश नहीं है बट सेम राय हमने अपने क्लाइंटों को भी दी हुई है। धन्यवाद राकेश बंसल जी आपका, स्वागत आपका से जुड़ने के लिए। इसी के साथ मुझे भी यही इजाजत दीजिए। हम फिर हाजिर रहेंगे लेकिन फिलहाल वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं कमोडिटी राउंड अप।